यह पोयम आपके सामने है, जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस पोयम में टोटल 4 स्टैंजा हैं, अर्थात 4 पैराग्राफ हैं। कई बार एग्जाम में हमसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें कहा जाता है कि पोयम के पहले स्टैंजा में यानी पहले पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा है, या पोयम के तीसरे पैराग्राफ में कविता क्या कह रही है। तो हमें इसके सभी पैराग्राफ को 1 बाय 1 पढ़ना है और इसके हिंदी अर्थ को समझना है। चलिए स्टैंजा 1 देखते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. विलियम वर्ड्सवर्थ एक घाटी में टहल रहे थे। वह अपने आप को लोनली क्लाउड के रूप में यहाँ चिन्हित कर रहे हैं, यानी अपनी तुलना एक क्लाउड से कर रहे हैं, एक अकेले भटकते हुए क्लाउड से। और वह वेल्स एंड हिल्स यानी घाटियों और पहाड़ियों पर टहल रहे हैं या भटक रहे हैं। तब उन्हें एक क्राउड दिखता है, एक भीड़ दिखती है। भीड़ किसकी? ब्यूटीफुल गोल्डन डेफोडिल्स की, सुंदर सुनहरे डेफोडिल्स। डेफोडिल एक पीले रंग का फूल होता है, आपको चित्र में दिख रहा है। इन फूलों का एक झुंड उन्हें देखने को मिलता है। ये हजारों की संख्या में वहाँ उपस्थित थे, घाटी में, किनारे में, और यह लेक के किनारे और पेड़ों के पास सभी जगह उपस्थित थे। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ यह सुनहरे पीले रंग के फूल ना हो। और यह फ्लटरिंग का अर्थ होता है हिलना या हवा के झोंके से दाएं बाएं होना। तो ये फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज का अर्थ होता है हवा के झोंके। यह हवा के झोंके से हिल रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह सुंदर गोल्डन डेफोडिल्स फूल यह डांस कर रहे हों। कवि कहता है कि वह एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था जो पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर तैरता है। तभी उसने अचानक झील के किनारे और पेड़ों के नीचे सुनहरी डेफोडिल फूलों का एक समूह देखा जो हवा में लहराते और नाचते हुए बेहद सुंदर लग रहे थे। इस स्टैंजा में कवि ने पहली बार डेफोडिल्स को देखा है। स्टैंजा 2। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance. यहाँ इस स्टेंजा में कवि ने इन डेफोडिल्स फूलों की तुलना पहली 2 लाइनों में आकाश गंगा के तारों से की है। आकाश गंगा अर्थात मिल्की वे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें करोड़ों तारे होते हैं। तो कवि ने ऐसे ही फूलों की तुलना की है कि मैंने जो दृश्य देखा था उसमें भी इतने ही फूल दिखे, ऐसा लगा जैसे मैं आसमान में करोड़ों तारे देख रहा हूँ। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी। 3rd and 4th लाइन में कवि कहते हैं कि यह बे का अर्थ होता है घाटी, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। यह घाटी के हर क्षेत्र में फैले हुए थे, यहाँ तक कि घाटी और पानी का जहाँ मिलन होता है उस किनारे पर भी ये एक लंबी कतार, लंबी लाइन से फैले हुए थे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ यह पीले रंग के सुनहरे फूल डेफोडिल्स ना फैले हों। अंतिम 2 लाइनों में यानी 5 और 6 लाइन में कवि कहते हैं कि मैंने जब अपनी पहली नज़र इन फूलों पर डाली तो एक नज़र में ही मैंने लगभग 10,000 फूलों को देखा होगा। 5th लाइन देखिए, 10,000 saw I at a glance, एक झलक में मैंने 10,000 फूल देख लिए होंगे। tossing their heads in sprightly dance, जो अपने सर को टोज कर रहे थे, दाएं बाएं पटक रहे थे, हिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सुंदर नृत्य कर रहे हो, डांस कर रहे हो। कवि कहता है कि वे फूल ऐसे लग रहे थे जैसे आकाशगंगा में चमकते असंख्य तारे हों जो एक लंबी कतार में फैले हुए हों झील के किनारे, पर वे फूल
अंतहीन पंक्ति में फैले थे और हजारों की संख्या में अपने सिर हिलाते हुए आनंदपूर्वक नाच रहे थे। इस स्टेंजा में कवि ने फूलों की तुलना मिल्की वे के तारों से की है, आकाशगंगा के तारों से की है, और साथ ही लगभग 10,000 फूल एक बार में देखने की बात कही है, 10,000 फ्लावर्स। चलिए बढ़ते हैं स्टेंजा 3 में। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. फूलों के पास लहरें भी नाच रही थीं, पर वे फूल अपनी खुशी में लहरों से भी ज़्यादा अधिक आनंदमय नाचते हुए लग रहे थे। इतनी प्रसन्नता भरी संगति में कभी उदास नहीं रह सकता। वह उन्हें बार बार देखता रहा, पर उस समय उसे यह एहसास नहीं था कि यह दृश्य उसकी आत्मा के लिए कितनी अमूल्य संपत्ति बन जाएगा। यहाँ पहली 2 लाइनों में कवि ने बताया है कि जो लेक में लहरें उठ रही हैं, पानी की लहरें, वह भी डांस कर रही हैं, वह भी नृत्य कर रही हैं, वह भी हिल रही हैं, पर जो यह डैफोडिल्स सुंदर पीले रंग के फूल हिल रहे हैं, यह उनसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, यानी लहरें नृत्य कर रही हैं, लहरें डांस कर रही हैं, सुंदर भी लग रही हैं, पर ये फूल नृत्य करते हुए, हिलते हुए, डांस करते हुए लहरों से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अ पोएट कुड नॉट बी अ गे इन सच अ जॉकुंड कंपनी। यहाँ गे शब्द का अर्थ अलग है। जो कवि होता है, ऐसी परिस्थिति जहाँ चारों तरफ बस प्रसन्नता है, हजारों फूल नाच रहे हैं, लहरें ऐसा लग रहा है जैसे नृत्य कर रही हैं, ऐसी स्थिति में एक कवि जो नेचर से प्रेम करता है वह उदास नहीं रह सकता, उसे प्रसन्न होना ही होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस स्थिति में मैं प्रसन्न हुआ, मेरे पास उदास होने का ऑप्शन ही नहीं था। I gazed and gazed but little thought, मैं उन्हें देखता रहा और सोचता रहा। What wealth the show to me had brought, और यह जो दृश्य था, द शो यानी दृश्य, वह मुझे एक संपदा दे गया, एक मेमोरी दे गया उनके लिए, उनकी अंतरात्मा के लिए यह एक दृश्य बन गया। कई बार हम किसी विशेष जगह जाते हैं, वहाँ इतना अच्छा दृश्य होता है कि हमें बहुत लंबे समय तक, या हो सके तो कुछ लोगों को जीवन भर तक याद रहता है। तो ऐसा ही कवि के लिए ये एक वैसा ही दृश्य था जो उन्हें जीवन भर के लिए याद रहने वाला है, और यह उनकी खुशियों से जुड़ा है। यानी जब भी वह इस दृश्य को याद करेंगे, वे ना चाहते हुए भी, या ऐसी परिस्थिति में जहाँ वो खुश नहीं रह पाते, फिर भी जब भी वह इन फूलों के दृश्य को याद करेंगे, वह खुश हो जाएंगे। इस पंक्ति में या इस स्टेंजा में कवि ने अपनी प्रसन्नता का वर्णन किया है और लहरों और फूलों के डांस की बात की है। चलिए बढ़ते हैं 4th स्टेंजा में। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. कवि कहता है कि जब वह अकेला होता है या किसी गहरी सोच में डूबा होता है, तो डैफोडिल्स फूलों का यह दृश्य उसकी आंखों के सामने उभर आता है। यह याद उसे गहन शांति और आनंद देती है और उसका मन खुशी से भरकर उन फूलों के साथ नाचने लगता है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ अपने घर की बात कर रहे हैं। ये दृश्य बीत चुका है, कुछ समय बाद की बात बता रहे हैं कि जब भी वे अपने
घर में होते हैं, अपने काउच का अर्थ होता है सोफ़ा, जब भी वे अपने काउच में बैठते हैं या मतलब कभी भी किसी शांति वाली जगह पे आराम से बैठते हैं, इन अ वेकेंट और इन अ पेंसिव वे मूड, चाहे वह शांति से हों, चाहे थोड़ा-सा परेशान हों, किसी भी मूड में हों, किसी भी अवस्था में हों। द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। अगर उन्हें शांति मिलती है, सॉलिट्यूड का मतलब होता है थोड़ी शांति, क्योंकि जब आप शांति में होते हो तभी आप कुछ पुरानी यादों को याद कर पाते हो। तो जब भी उन्हें सॉलिट्यूड यानी शांति मिलती है तो उनकी आँखों में, उनके दिमाग में वह सुंदर दृश्य कि लेक के किनारे घाटी में हज़ारों डैफ़ोडिल्स फूलों को लहराते हुए देखने का दृश्य उनके नज़रों के सामने आ जाता है और उनका हार्ट यानी उनका हृदय प्लेज़र प्रसन्नता से भर जाता है और वह भी उन फूलों के साथ डांस करने लगता है, अर्थात खुश हो जाता है। तो कवि बता रहे हैं इस स्टैन्ज़ा में कि उन्हें एक ऐसी स्मृति मिल गई है, एक ऐसा मेमोरी मिल गया है, जिसे वह कभी भी जब वे उनके पास समय होता है, जब वे शांति में होते हैं, वे उसे याद करते हैं और उनका मन प्रसन्न हो जाता है। वे खुश हो जाते हैं, चाहे उनका मूड कैसा भी हो, चाहे वेकेंट हो या पेंसिव हो। अगर उन्हें उस दृश्य की एक झलक उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में आ जाती है, तो उनका हृदय या उनका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। इस तरह से हमने सभी स्टैन्ज़ा इसके पढ़ लिए हैं। यह 4 स्टैन्ज़ा की और 24 लाइन की पोएम थी, इसे भी याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि द डैफोडिल्स पोएम कितने स्टैन्ज़ा की थी, तो आपको बताना होगा 4 स्टैन्ज़ा की थी। यहाँ मैंने सभी स्टैन्ज़ा में जो मुख्य बातें हैं, उनको आपके सामने रख दिया है। एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रवि प्रकाश ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ, इम्पॉर्टेंट फैक्ट। पहला, फुल नेम विलियम वर्ड्सवर्थ, पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ था। दूसरा, बर्थ डेट 7 अप्रैल 1770। तीसरा, बर्थ प्लेस कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड के कम्बरलैंड के कोकरमाउथ स्थान पर हुआ था। नेशनैलिटी ब्रिटिश, इंग्लिश। इनकी जो नागरिकता है यानी किस देश के निवासी रहे हैं, किस देश के में इनका जन्म हुआ था, तो मुख्य रूप से यह ब्रिटिश में थे, यानी इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम भी कहा जा सकता है। तो अगर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ब्रिटिश, इंग्लिश या इंग्लैंड, तो तीनों ही सही हो सकते हैं। तो इनकी नेशनैलिटी ब्रिटिश थी मुख्य रूप से। लैंग्वेज, इनकी मुख्य भाषा क्या थी, किस भाषा में लिखते थे, तो इंग्लिश भाषा मुख्य रूप से। ऑक्यूपेशन, पेशा, किस तरह के कार्य करते थे, तो यह पोएट थे, राइटर थे एंड लिटरेरी क्रिटिक थे। यह कवि और लेखक थे। 7, फेमस एज नेचर पोएट, रोमांटिक पोएट। इन्हें मुख्य रूप से नेचर पोएट और रोमांटिक पोएट के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। एजुकेशन, स्टडीड एट सेंट जॉन्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से स्टडी किया था। आप इस यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। 9, मेजर लिटरेरी मूवमेंट रोमांटिक एज, रोमांटिज्म। इन्होंने ब्रिटेन में मुख्य रूप से उस समय काल में लेखन किया है जिस समय रोमांटिक एज यानी रोमांटिक का अर्थ यहाँ पे होगा शांति, ब्यूटी, पीस। इनसे इस एज में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताएं भी इसी प्रकार से हैं, शांति से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कई कवि जो हैं युद्ध पे लिखते हैं, कई कवि किन्हीं और चीज़ों पे लिखते हैं, दुख दर्द पे लिखते हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक चीज़ों पर लिखते थे, नेचर पर लिखते थे, लोगों के इमोशंस पे लिखते थे इत्यादि। 10, बेस्ट नोन फॉर डिस्क्राइबिंग ब्यूटी, पीस एंड इंस्पिरेशन इन नेचर। यह प्रकृति से, प्रकृति की ब्यूटी, प्रकृति में शांति और प्रकृति से प्रेरणा, इसे डिस्क्राइब करते थे अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में। जैसे आपने अभी पढ़ा, इन्होंने द डैफोडिल्स, फूलों से भरी एक घाटी को डिस्क्राइब किया और उसकी सुंदरता
का इन्होंने काफ़ी अच्छा चित्रण किया है। 11 मोस्ट फेमस वर्क, इनके कुछ प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं या कार्य निम्न हैं। पहला, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, डैफोडिल्स, यह आप अभी पढ़ चुके हो। इस कविता के एक्चुअली 2 टाइटल हैं, 2 शीर्षक बन सकते हैं, सो आप ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा, टिंटन एबी, तीसरा द प्रील्यूड, चौथा ल्यूसी पोएम्स, पांचवा ओडे इंटिमेटेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, 12 द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड अपॉइंटेड इन 1843। पोएट लॉरिएट एक सम्मान होता है जिसमें जो इन्हें 1883 में मिला। यह एक पद भी होता है जिसपे इनकी नियुक्ति की गई थी वहाँ की संसद के द्वारा। डेट ऑफ डेथ 23 अप्रैल 1850, प्लेस ऑफ डेथ राइडल माउंट, वेस्ट मॉरलैंड, इंग्लैंड। इनकी मृत्यु राइडल माउंट, वेस्ट मॉरलैंड, इंग्लैंड में 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। ध्यान रखेंगे इनका जन्म भी इंग्लैंड से था, यह निवासी भी इंग्लैंड के थे, इनकी नागरिकता भी इंग्लिश थी या ब्रिटिश थी, यानी इंग्लैंड की ही थी, और इनका जो निधन है वह भी इंग्लैंड में हुआ है। थीम ऑफ पोएट्री, नेचर, ह्यूमन इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी, चाइल्डहुड, इनोसेंस। इनकी जो कविता होती थी उनका मुख्य भाव होता था नेचर, प्रकृति, इमोशंस यानी भावनाएं, स्पिरिचुअलिटी और चाइल्डहुड, इनोसेंस। 16 अवार्ड्स ऑनर, पोएट लॉरिएट, ऑफिशियल नेशनल पोएट ऑफ ब्रिटेन। यह इन्हें कब मिला? 1843 में मिला, ये भी ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 12 में इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी। यह एक अवार्ड है, यह एक पुरस्कार या ऑनर है, सम्मान है जो इन्हें मिला, यानी यह ब्रिटेन के ऑफिशियल नेशनल पोएट बने थे, यानी कि पूरे देश के राष्ट्र कवि एक प्रकार से बने थे। 17 ये पॉइंट डैफोडिल्स के बारे में है। डैफोडिल्स पोएम पब्लिश डेट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807 इन द कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। यह पहली बार प्रकाशित हुई थी 1807 में, द डैफोडिल्स पोएम। इसे भी याद रखिएगा कि यह पोएम 1807 में प्रकाशित हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि यह एक सत्य घटना से प्रेरित है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने सच में एक घाटी में टहलते हुए हजारों की संख्या में सुंदर सुनहरे पीले रंग के डैफोडिल्स फूलों को देखा था, और यह घटना 1804 में हुई थी, जिसे उन्होंने एक कविता के रूप में लिख लिया, और यह कविता दुनिया के सामने आई 1807 में पहली बार। इस प्रकार से हमने द डैफोडिल्स पोयम और उसकी हिंदी सारांश को पढ़ते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs को कवर करेंगे, और चैनल पर अन्य फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। PDF और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप फाउंडेशन कोर्स के मॉडल या एग्जाम्पल पेपर्स देखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट्स सेक्शन में जा सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।